Hello everyone, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो जो आप सभी को पता है अभी अपना जो सेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं किसके लिए, नॉर्थ सेट के लिए लास्ट 5 ईयर के एम्स के पीवाईक्यू यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ विद डिस्कशन। जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल डिस्कशन में केवल फर्दर एमसीक्यूज ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका टाइम कम बचे और आपको जो है कंप्लीट एमसीक्यूज मिल जाए उस टॉपिक में से, या फिर जो आने लायक एमसीक्यूज है एटलीस्ट वो मैं आपको देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो साथ में ही अपनी जो टेस्ट सीरीज वगैरह कंटिन्यू रन है नॉर्थ सेट के लिए, तो उसके लिए भी जो है आप यहाँ पे हमारी ऐप में जाके एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जैसे प्रीवियस ईयरली चला, प्रीवियसली अभी कंटिन्यू क्लासेज चली है, वैसे ही हम आगे कंटिन्यू क्लासेज रखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए एमसीक्यू है अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। सभी जो ऑप्शंस है एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का एमसीक्यू आपका फर्स्ट एमसीक्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू जो एग्जाम में देखने को काफी कॉमनली मिलता है। ऑप्शंस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर मेनोरेजिया। कौन सी कंडीशन जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी? तो देखिए क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे पहले किस प्रकार की प्रॉब्लम है? ईटिंग डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि वो कैसा है, ओबेसिटी है उसको, ठीक है, वो क्या है, मोटापा है उसके अंदर बहुत ज्यादा है, जबकि वो नॉर्मल होता है, मगर फिर भी उसको लग रहा है कि वो काफी ज्यादा ओबेस है, या फिर फियर रहता है ओबेसिटी का इस कंडीशन में। तो अर्ली एडोलेसेंस कंडीशन की प्रॉब्लम है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि फूड जो हैबिट रहती है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, ठीक है। या तो वो रेस्ट्रिक्टिव करेगा, कंप्लीट फूड को नहीं खाएगा, या फिर खाएगा तो वो काफी ज्यादा अमाउंट में फूड खा लेगा, फिर उसको जो है वो वॉमिटिंग करेगा, ठीक है। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे आपको? देखिए ये एक, जब एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है तो क्लाइंट में क्या देखने को मिलता है आपको? बॉडी इमेज डिस्टर्ब देखने को मिलती है। केवल एनोरेक्सिया नर्वोसा ही देखेंगे, बुलिमिया नर्वोसा अभी नहीं देखेंगे, एमसीक्यू आएगा तब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। बॉडी इमेज यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, फियर ऑफ वेट गेन रहेगा, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से एमसीक्यू बनता है वो क्या है? कैलोरी का यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और क्या होगा? पेशेंट क्या करेगा? एक्सेसिवली एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो भी उसने फूड इनटेक किया है उसको वापस से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम बात करें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो देखो क्या होता है। ये जो कंडीशन है ये किसको इफेक्ट करती है? सबसे पहला एमसीक्यू, इफेक्ट किसको करती है? तो एंडोक्राइन को। अपने इस एमसीक्यू के आंसर पे जा रहे हैं, तो एंडोक्राइन को इफेक्ट करती है। तो एंडोक्राइन को इफेक्ट करने से क्या होगा? प्रोलेक्टिन का यहाँ पे लेवल जो है वो कैसा रहेगा? बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा इन पेशेंट में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? रिड्यूस एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच जब कम देखने को मिलता है तो ये क्या कोज करता है? एमनोरिया को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? एमनोरिया होता है। तो क्या नहीं होगा? एक्सेप्ट में आपको पूछा है तो मेनोरेजिया वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं शो होगी। क्या होगा? एमनोरिया। क्यों होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। फर्स्ट एमसीक्यू अपना। सेकंड एमसीक्यू जहां से कॉम्प्लिकेशन से इसके एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं, तो सेकंड एमसीक्यू बनता है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है? कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है? तो वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा? पोटेशियम की कमी देखने को मिलेगी बॉडी में, जिसकी वजह से कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिलेगा? आंसर रहेगा आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये भी एमसीक्यू जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। स्किन चेंजेस के अंदर क्या मिलेगा? स्किन के ऊपर क्या रहेंगे? लेनुगो हेयर जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? तो देखिए जहां से एमसीक्यू बन सकता है, ट्रायड के बारे में पूछ लेता है आपसे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो ब्रेडी कार्डिया देखने को मिलेगा, और क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा।
ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी जब नर्सिंग मैनेजमेंट करो तब आपके ये सब चीज़ें जो है याद आए आपको, और उसके बेसिस पे आप अपना नर्सिंग मैनेजमेंट बता सको। और लास्ट में क्या होता है, हाइपोथर्मिया। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा यहाँ पे क्योंकि वॉमिटिंग एक्सेस करती है, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस भी क्लाइंट में काफी ज्यादा होता है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्लाइंट को क्या करना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को करना होगा, कैलोरी को यहाँ पे वापस से मेंटेन करना होगा। एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे कि कौन सी ड्रग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस की मैं बात करूँ तो वो कौन सी होती है, SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या देखने को मिलता है, या फिर मैं कहूँ ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये क्या करते हैं, SSRI को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्लाइंट में क्या आता है, डिप्रेशन आता है, इसलिए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और नर्सिंग गोल क्या रहना चाहिए, नर्सिंग गोल क्या रहेगा यहाँ पे कि वहां पर क्लाइंट का जो वेट को हम क्या करें, मेंटेन करें, इसलिए जो है डेली वेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वेट के अंदर अगर कोई किस प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, क्लाइंट को जब डाइट देते हैं तो डाइट देने के बाद में 2 आवर्स तक जो है क्लाइंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, ताकि वो जो है वॉमिटिंग करके वापस बाहर ना निकाल दे। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का टॉपिक अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में फिर से, इसलिए चलिए। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, इलेक्ट्रोल इम्बैलेंस, ये सब कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या नहीं मिलेगा, आंसर क्या रहेगा, मेनोरेजिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनकफ्ड ईटी साइज फॉर चाइल्ड। ठीक है, अनकफ्ड ईटी ट्यूब है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे के लिए। ठीक है, बच्चे के लिए अनकफ्ड ईटी ट्यूब काम में ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है थायराइड के जो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, लेरिंजियल जो कार्टिलेज होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे हम क्या यूज में लेते हैं, अनकफ्ड वाली ईटी ट्यूब लेते हैं, क्योंकि वो कफ वाली लोग है तो वहाँ पे क्या कर देगी, डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम कोज कर देगी वहाँ पे, क्योंकि चाइल्ड है, इसलिए हम क्या यूज में लेते हैं, अनकफ्ड ईटी ट्यूब काम में लेते हैं। कफ्ड वाली किस में लेते हैं, एडल्ट के अंदर। देखिए फॉर्मूला पूछा है आपसे, नॉर्थ सेट का एमसीक्यू है, तो देखिए अनकफ्ड ईटी एज इन ईयर अपॉन 4+4, अनकफ्ड ईटी एज इन ईयर अपॉन 3.5+4, अनकफ्ड ईटी एज इन ईयर अपॉन 30 मंथ+4, या फिर कफ्ड ईटी एज इन ईयर बाय 4+4। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि कफ्ड ईटी ट्यूब जो है यहाँ पे काम में ही हम नहीं लेंगे। आपके पास में 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए क्या रहेगा इसका आंसर, पूछा गया है अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए। तो देखिए एक तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला पूछ लिया गया है, दूसरा यहाँ से आपको पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू एज, एज और बर्थ वेट के अकॉर्डिंग हम जो है कौन सी ईटी ट्यूब को हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ये भी एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनकफ्ड ईटी ट्यूब जो है बच्चों में काम में लेते हैं, इन्फेंट्स में काम में लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा, एज इन ईयर अपॉन 4+4, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट अपना ईटी ट्यूब का साइज मिल जाएगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखिए ट्यूब साइज, बर्थ वेट और गैस्टेशनल एज, इनके अकॉर्डिंग भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। थोड़ा नया एमसीक्यू बनेगा अगर बनेगा तो। चलिए देखो ट्यूब साइज की हम बात करें सबसे पहले 4 mm की। ठीक है, तो इसका बर्थ वेट कितने बच्चों में, कितने बर्थ वेट के बच्चों में दे सकते हैं, तो 3 kg के जो बच्चे हैं उनमें जो अपन 4 mm की जो है अपन यहाँ पे ट्यूब को प्लेस कर सकते हैं। और गेस्टेशनल एज कौन सी होती है यहाँ पे, टाइम बेबी। नेक्स्ट देखिए 3.5, 3.5 हम कितने में यूज करेंगे, 2 to 3 kg का बच्चा होगा उसमें, और गेस्टेशनल एज कितनी मानी जाएगी यहाँ पे, 34 to 38 वीक्स के अराउंड। नेक्स्ट 3.0 के लिए ये कितना होगा, 1 to 2 kg के लिए, और यहाँ पे गेस्टेशनल एज कितनी होगी, 28 to 34 kg के लिए, सॉरी वीक के लिए। और नेक्स्ट और लास्ट 2.5 की भी ट्यूब यूज में ली जाती है, वेट अगर लेस देन 1 kg हो, या फिर लेस देन 20
8 वीक का कोई बच्चा हो तो उसके लिए अपन यहाँ पे 2.5 की डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे जाए अपने से। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप इसको रिमेमोराइज कर सकते हैं, सीधा सीधा एमसीक्यू बनते हैं अपने और अच्छे एमसीक्यू बनेंगे। चलिए, और बाकी फॉर्मूला आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक साइड में है कफ ट्यूब, दूसरी साइड में है अनकफ ट्यूब। तो कफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइज हमेशा किसमें रहती है, एमएम में रहेगी। लेंथ कितनी देखी जाएगी, तो एज अपॉन 4 प्लस 3.5, इससे हमारा क्या निकलेगा, कफ ट्यूब का डायमीटर। और अनकफ्ड के लिए क्या करना होगा, एज अपॉन 4 प्लस 4 से जो है आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपके कफ और अनकफ ट्यूब का आपके डायमीटर पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे जो ईटी ट्यूब का पूछेंगे वो तो मैंने बता दिया, फिर आप देखो अंजी ट्यूब का, फोलिस का, ठीक है, चेस्ट ट्यूब का। अगर बच्चों में, स्पेशली किसका बता रहा हूँ मैं, पीडियाट्रिक का बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना एडल्ट को लेके। बच्चों में करना है तो क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्यूब के अंदर कौन कौन सी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 4 ईयर तक जो है मोस्टली काम में लेते हैं अनकफ ट्यूब को। उसके बाद में यूनिट क्या रहती है, एमएम में। नेक्स्ट एनजी ट्यूब और ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब को आप कैसे डिवाइड करोगे, 2 इंटू एंडोकेट, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका डायमीटर कैसा रहेगा, हमेशा फ्रेंच में। फोलिस का यहाँ पे कैसा रहेगा, 2 इंटू एंडोट्रेकियल ट्यूब, फ्रेंच में आएगा। ईटीटी डेप्थ फ्रॉम इंसिजन, इंसिजन से यहाँ पे कितनी डेप्थ करना है आपको, तो कैसा रहेगा, 3 इंटू ईटीटी, ठीक है। ये किसमें आएगा, हमेशा सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब को 4 इंटू ईटीटी, सबको देखो मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, एंडोट्रेकियल ट्यूब से, ठीक है। इसका यहाँ पे डायमीटर, जो एज यहाँ पे कितनी है 20, और यहाँ पे जो है फ्रेंच जो है इस प्रकार से आप देखने को मिलता है। और देखिए यहीं पे जो है, डू नॉट यूज कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स इन नियोनेट, एमसीक्यू है सीधा सीधा कि भाई कौन सी ट्यूब डालते हैं नियोनेट में, तो अनकफ। नेक्स्ट देखिए, माइनस द एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज बाय 0.5 mm इफ कफ ट्यूब आर यूज। अगर कफ ट्यूब करनी है तो वहां पर आपको क्या करना है, माइनस कर दो जो भी साइज मिली आपको 0.5 mm से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कुछ अलग एमसीक्यू थे, पीडियाट्रिक से आ सकते हैं एग्जाम में। इफ ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एमआई can give monoamino oxidase inhibitor antidepressant, then what will be possible complication occur। एक अमाई का पेशेंट है, साथ में हम उसको क्या दे रहे हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे रहे हैं, जो कि क्या है, एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ग्लूकोमा, डिसरिथमिया या फिर टेकिकार्डिया। क्या रहेगा अपना आंसर, तो देखिए जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है, ये किस प्रकार से काम करती है, होती क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स यहाँ पे देखने को मिलती है, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के अंदर कौन कौन सी ड्रग मिलेगी, आंसर क्या है, आइसोकार्बोक्साइड, नेक्स्ट फेनेल्जिन, ठीक है। तो ये जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यहाँ पे काम में ली जाती है। अब देखो, अगर किसी एमआई का पेशेंट है और वहां पर जो है हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यहाँ पे कंडीशन में जो ड्रग हम यहाँ पे काम में लेंगे, तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगी, आंसर क्या रहेगा आपका, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो आंसर क्या रहेगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्योंकि साइड इफेक्ट क्या होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का, साइड इफेक्ट में आपको देखने को मिलता है, ये पेट्रोटॉक्सिक होती है ये, और क्या करती है, ये कार्डियक अरिथमियाज कोज करती है, और क्या कोज करेगी, ये स्ट्रोक वाली कंडीशन को भी ये कोज कर सकती है। इसलिए जो कार्डियक अरिथमिया जहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, और वहाँ पे अगर हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे तो यहाँ पे क्या रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है। क्यों रहती है कॉन्ट्राइंडिकेट, क्योंकि क्या करती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कोज करती है। अब देखो सभी के यहाँ पे डाउट आएगा, क्योंकि ये तो चीज से रिएक्शन करेगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस करेगी, बिल्कुल वो भी आपका सही है, मगर साइड इफेक्ट जो है इसके देखने को मिलते हैं, हेपेटोटॉक्सिक, कार्डियक अरिथमियाज और स्ट्रोक। तो इस कंडीशन में जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीजन क्या है इसका, क्यों क्यों करना है अवॉइड एमआई के अंदर, क्योंकि क्या कोज करवा सकती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कोज करवा सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसका, केवल इसी ड्रग के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट एंटी डिप्रेसेंट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आगे जैसे एमसीक्यू आते जाएंगे वैसे मैं सोल्व करवाता जाऊंगा। तो ये क्या करती है, ब्लॉक करती है किसको, एंजाइम को, कौन से, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को ये ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे ब्रेकडाउन होने से यहाँ पे रोकेगी ये, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर लेवल यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइंट में डिप्रेशन की कंडीशन यहाँ पे ट्रीट हो जाएगी। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसके एंजाइम कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे, ब्रेन पे, प्लेटलेट्स पे, लीवर पे और स्प्लीन पे। ठीक है, तो स्प्लीन के ऊपर भी ये जो है प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनेगा आपका कि कौन सी कंडीशन में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट रहनी है, तो मैंने बता दिया साइड इफेक्ट यहाँ पे, साथ में किडनी और लिवर डिजीज के अंदर भी इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट, कार्डियक अरिथमिया भी कॉन्ट्राइंडिकेट। इसके बाद में अगर क्लाइंट ने क्या खा लिया है, चीज डाइट ले ली है, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, या फिर मैं कहूं टायरोसिन वाली डाइट ले ली है क्लाइंट ने, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के एक्शन को। और एक्शन किस पे हो रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन पे और 5-HT पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा किसका लेवल, टायरोसिन के लेवल यहाँ पे बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। अब ये टायरोसिन किसको अफेक्ट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसलिए जो है यहाँ पे टायरोसिन कंज्यूमिंग डाइट जो हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। नर्सिंग केयर क्या करनी है, अवॉइड करना है किसको, टायरोसिन वाली डाइट को। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट में अंदर क्या दोगे, अगर आप जो है टॉक्सिसिटी हो गई है तो ट्रीटमेंट क्या दो, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कितनी अगर होगी तो आप इसको करेक्ट मानोगे, तो मोर देन 220 से 180 mm तक हो जाएगी, जो कंडीशन क्या आती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक। नेक्स्ट देखिए इसको ट्रीट कैसे करोगे, तो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो ड्रग है फेंटोलामाइन। ठीक है, फेंटोलामाइन यहाँ पे हम देंगे अगर यहाँ पे जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन जो देखने को मिल रही है तो। और जो एक रूट क्या रहेगा इसका, आईवी रूट रहेगा, और ये क्या करेगी, ब्लॉक करेगी किसको, अल्फा 1 एडर्जिक रिसेप्टर को। चलिए, तो यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं जो अगर एमआई की हिस्ट्री है किसी क्लाइंट के अंदर। साथ में जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से एक एमसीक्यू और बनेगा कि कभी भी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को यहाँ पे एसएसआरआई के साथ में आपको जो है नहीं देना है, अवॉइड करना है। क्या कोज करवा देगी, सीरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, कैन कोज सीरोटोनिन सिंड्रोम, इसलिए जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और एसएसआरआई को साथ में नहीं देना है। और ये यहाँ पे क्या है, ड्रग्स है, मोस्टली इनका ही नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, if anti-G given to a client who is suspected for heart attack, the anti-G is working in best way if patient। देखो हम क्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक वाला एक पेशेंट है जिसको नाइट्रोग्लाइसिन की टेबलेट दे रहे हैं, तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि एंटी-जी जो है अपना बेस्ट एक्शन कर रही है अगर क्लाइंट में इस प्रकार के सिम्टम्स या फिर इस प्रकार की कंडीशन अराइज हो रही है। तो देखिए, फील बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग, मेडिकेशन गिवन इन डार्क रूम, फील माउथ इचिंग, या फिर फील ब्लड विजन। तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें लग रहा है कि एंटी-जी जो है अच्छे से वर्क कर रही है। तो देखिए, जब नाइट्रोग्लाइसिन की टेबलेट हम प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन फील करवाती है अंडर द टंग, मतलब क्या है कि ड्रग जो है फास्टली डिजोल्व हो रही है, वहाँ पे वेजो डायलेशन वगैरह करवाती है। ठीक है, हार्ट अटैक वाली कंडीशन को ट्रीट करने में या फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करवाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, और कभी भी सिल्डेनाफिल को और नाइट्रोग्लाइसिन को कभी भी साथ में नहीं देना, वहाँ पे सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्लाइंट की डेथ होने की संभावना, चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेट रहते हैं वाइग्रा, सिल्डेनाफिल या फिर
एनटीजी दोनों को साथ में कभी भी नहीं देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, A patient is on heparin therapy. Which of the following tests prescribed to assess the effectiveness of heparin therapy? heparin therapy का effectiveness को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को, आईएनआर को, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, जिसमें पता लगता है कि यहाँ पे क्या है कि हेपेरिन थेरेपी जो है वो इफेक्टिवली हो रही है क्लाइंट में या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको क्या देखना है, एपीटीटी का लेवल जो है आपको असेस करना होता है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल हम देखते हैं तो मोर देन 21 टू लेके 26 यहाँ पे क्या आएगी सेकंड्स तक ये क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। अगर हिपेरिन थेरेपी देते हैं तो ये इसका मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन रहती है। मतलब क्या है, हिपेरिन थेरेपी कंटिन्यू चल रही है। हिपेरिन किस लिए देते हैं, डिजोल्व करने के लिए क्लॉट वगैरह को। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या देते हैं, हिपेरिन देते हैं, और वारफेरिन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एपीटीटी है और यहाँ पे क्या है, पीटी है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब एमसीक्यू क्या बनेगा कि एपीटीटी जो है या फिर मैं कहूँ हिपेरिन जो है कहाँ पे काम करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर में। और वारफेरिन जो कहाँ पे काम करेगा, पीटीआईएनआर करवाते हैं वारफेरिन के लिए। तो वारफेरिन किस पे काम करता है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर। फर्स्ट एमसीक्यू, तो इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो ये सारे क्या इंट्रिंसिक पाथवे के क्लोटिंग फैक्टर है। तो पीटीटी यूज टू इवेल्युएट कोगुलेशन फैक्टर। ठीक है, सारे कोगुलेशन फैक्टर है। और ये किस में कन्वर्ट होने से बचाता है, इसको प्रोथ्रोम्बिन सेकंड को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होने से बचाता है। और पीटी जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर काम आता है। तो यहाँ से दो चीजें आपको जो है और यहाँ पे सीख जो है आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, लैक्टोज सिरप इन क्रोनिक लिवर डिजीज इज गिवन। ठीक है, क्रोनिक लिवर डिजीज में लैक्टोज सिरप दी जाती है, तो उसका क्या रीजन है, टू प्रिवेंट हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, टू प्रिवेंट डायरिया, टू प्रिवेंट किडनी डैमेज, टू प्रिवेंट लीवर डैमेज। लैक्टोज सिरप का क्या रोल रहता है क्रोनिक लिवर डिजीज में? तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर, लैक्टोलोज क्यों दिया जाता है क्रोनिक लिवर डिजीज में, और इसको जो है अपन कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में भी काम में लेते हैं। तो देखो जो लैक्टोलोज है वो क्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये प्रिवेंट करता है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी होने के लिए, उससे प्रिवेंट करता है। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी क्यों होती है, अगर देखो लिवर डिजीज होगी, बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, और इस अमोनिया के बढ़े हुए लेवल ये फिर क्या करता है, ब्रेन को डैमेज करता है अमोनिया, जिस वजह से क्या होती है, एनसेफेलोपैथी होती है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस। ये क्या करता है, ब्लड से अमोनिया को यहाँ पे जो है रिमूव करता है, और कहाँ पे लेके आता है, इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन से जो है ये बॉडी से एक्सक्रिएट कर जाती है आपकी अमोनिया, जिससे अमोनिया का जो अमाउंट है वो ओवरऑल आपको रिड्यूस देखने को मिलता है, जिससे प्रॉब्लम आगे कन्वर्ट नहीं होती, किसमें, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी वाली कंडीशन यहाँ पे राइज नहीं होती है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलोज है ये कहाँ पे काम में लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज ए बेस्ट इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट के लिए बेस्ट इंटरवेंशन कौन सा होगा? ऑप्शंस है, chest tube insertion in second intercostal space at mid clavicular space line, insert the needle in 6 to 7 intercostal space, then insert tube, या फिर 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में डालना है, उसके बाद में जो इंसर्ट करना है ट्यूब को मिड क्लेविकुलर स्पेस लाइन में, या फिर नो नीड एनी इंटरवेंशन। टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन में आप उसको जो है बेस्ट इंटरवेंशन क्या दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस?
तो देखिए, जब प्रॉब्लम होती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन में, जिसमें क्या होता है कि एयर इन प्लूरल स्पेस, न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, एयर इन प्लूरल स्पेस। और टेंशन का क्या मीनिंग हो गया कि जो प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर क्या है कि अंदर का जो प्रेशर अराइज हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट भी देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन है कब होती है, कोई एक्सीडेंट हो या फिर ट्रॉमा वाली कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, एक पेनिट्रेटिंग वुंड यहाँ पे बन सकता है ट्रॉमा के टाइम पे। तो अगर आप देखो एयर यहाँ पे है, तो एयर क्या रहती है, एयर के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आप प्रोसीजर पढ़ाया था थोरैकोसेंथेसिस, उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो है अगर फ्लूइड है तो कहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी है, कहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करनी है, और अगर एयर है तो फिर कहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर स्पेस लाइन। ठीक है, बेस्ट आंसर है अपना। और क्या क्या साइन सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए, कार्डिक आउटपुट इस पेशेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट के ऊपर भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कैसी होगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी और शॉर्ट देखने को मिलेगी। साथ में जुगुलर वेन प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इमरजेंसी में मैनेजमेंट क्या करोगे, क्या करोगे इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो नीडल थोरैकोसेंथेसिस। और नीडल को कहाँ इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले नीडल कैसी लेंगे, तो वाइड बोर नीडल लेंगे। और इंसर्शन कहाँ करेंगे, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में। ठीक है, और ये तो हो गया इमरजेंसी मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछ ले डेफिनेटिव मैनेजमेंट करना है, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो आंसर आपका रहेगा चेस्ट ट्यूब। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में रहेगा चेस्ट ट्यूब के साथ में आपको क्या करना है, वहां पे वुंड को जो है कवर रखना है गॉज से। ठीक है, आपको ओपन वुंड नहीं छोड़ना है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना, नहीं तो वापस से जो है अंदर प्रेशर अराइज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी कौन सी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी देखिए आपके सामने एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है स्लाइड पे। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है न्यूमोथोरेक्स, नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स है, फिर टेंशन भी पढ़ेंगे थोड़ा इमेज के साथ में। देखो है क्या, फर्स्ट वन इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स, फिर ओपन न्यूमोथोरेक्स, फिर बाद में टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स से एमसीक्यू आपको पूछा गया था, हो सकता है फिर से रिपीट हो। ठीक है, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ट्रॉमा होना चाहिए। ठीक है, और ट्रॉमा कैसा होना चाहिए, पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वन इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। तो क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या है, एयर इन प्लूरल स्पेस। ठीक है, ए प्लूरल स्पेस के अंदर क्या है, एयर है। द प्लूरल कैविटी प्रेशर इज लेदर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी, यहाँ पे जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे इतनी ज्यादा फेस नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है। नेक्स्ट देखिए, ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या है, इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नेक्स्ट देखिए, ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या है, द प्लूरल कैविटी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रोमा हुआ था, एक बार जो एयर जो अंदर आ गई है वो यहाँ से एस्केप आउट नहीं हो पाती है, कंटिन्यूसली जो है अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो देखिए आप क्या देख सकते हैं, मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में अगर इंजरी हुई है तो मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, राइट टू लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हार्ट और जो है वो लेफ्ट वाले लंग्स पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे बढ़ जाएगी, मगर जो है ब्रीथिंग में उसको प्रॉब्लम रहेगी। तो वो ज्यादा जो है रेस्पिरेशन करने की कोशिश करेगा, ताकि जो उसकी O2 डिमांड है वो पूरी हो सके। ठीक है, साथ में क्या होगा, देखो हार्ट के ऊपर लोड भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम मिलेगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम मिलेगा तो जो इसके पर्सन का बीपी भी जो कम मिलेगा, और सिस्टोलिक बीपी में स्पेशली यहाँ पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो यहाँ पे बड़ी हुई देखने को मिलेगी, ताकि जो है वो मेंटेन कर सके, वाइटल्स ऑर्गन तक जो है ब्लड पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो उसमें हार्ट रेट, हार्ट फंक्शन करना फास्ट कर देता है, क्योंकि
उसके ऊपर भी जो है प्रेशर राइज हो रहा है इसलिए। तो एयर इन प्लूरल स्पेस इंक्रीजिंग एंड अनेबल टू एस्केप, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ये एक प्रकार की क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। 14 टू 16 गोज वाइड बोर नीडल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है और एयर को जो है वो बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट, कौन सा सिम्टम जो है फर्स्ट रैंक सिम्टम नहीं है, कमांड हेलुसिनेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डेल्यूजन, परसिक्यूशन या फिर थॉट विड्रॉल। फर्स्ट रैंक हेलुसिनेशन में कौन सा सिम्टम नहीं देखने को मिलता है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है एक्सेप्ट रहेगा। कमांड हेलुसिनेशन यहाँ पे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये जो है आपको सेकंड रैंक सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी फर्स्ट रैंक में कौन सा होगा, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, थॉट विड्रॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी सिम्टम्स है, देख लेते हैं हम। तो अगेन आपके सामने एक स्लाइड है। सबसे पहला एमसीक्यू इस स्लाइड का कि जो फर्स्ट रैंक जो सिम्टम्स हैं ये दिए किसने थे, सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम किसने दिया थे? तो आंसर क्या रहेगा, सेंटर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनके फर्स्ट रैंक सिम्टम्स को दिए थे। एमसीक्यू पूछा रहता है सीधा सीधा कि फर्स्ट रैंक सिम्टम किसने दिया था। इसके बाद में कब दिया था, तो 1959 में। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो एक तो ऑडिबल थॉट्स, वॉइस आर्ग्यूइंग, ठीक है, वॉइस कमेंटिंग, थॉट विड्रॉल देखने को मिल रहा है, थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, मैड वॉयलेंस वॉयलेशन, मैड अफेक्ट, मैड इम्पल्स, सोमेटिक पैसिविटी और डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन सा नहीं मिलेगा, कमांड हेलुसिनेशन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे सिम्टम्स कैसे हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। बाकी थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन और थॉट विड्रॉल देखने को मिलेगा। अब देखिए मेरा जो है स्लाइड दिखाने का सेंस ये है कि कम टाइम है। एक तो कम टाइम के अंदर अब मैं पूरा वहाँ पे एक एक यहाँ पे लिखता तो आपके वो 2 से 3 मिनट जो है आराम से कंज्यूम कर लेता। अपना गोल क्या है, लास्ट 5 ईयर के टॉपिक्स देखने का लिए और वहाँ से कुछ नए एमसीक्यू बनते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। यही मेरा गोल है, ठीक है। और हमारा जो अपनी आरएनसीसी टीम का यही गोल है। तो स्लाइड दिखाने का मेरा मीनिंग ये कि तो टाइम कम बचता है क्योंकि आप सबने अपनी थ्योरी अच्छे से कर रखी होगी, तभी आपको इन एमसीक्यू सेशन का आपको जो है फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर थ्योरी आपकी अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हो यहाँ से आप अपनी थ्योरी अच्छी कर लो, तो आप यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है रिवीजन चल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हम तरीके से पढ़ा रहे हैं सबको, तो थोड़ा आपका थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। तो स्लाइड दिखाने का सेंस यही है कि आपका थोड़ा टाइम कम कंज्यूम हो, ज़्यादा मैं आपको एमसीक्यू सोल्व करवा सकूँ। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। बाकी जिन क्वेश्चंस में समझाना होता है वहां पर मैं समझाता भी हूँ। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 4 year old चाइल्ड इज एडमिटिंग इन pediatric ward and during doctor's round the child is suffering from febrile seizure, febrile seizure आ रहे हैं बच्चे को। what will be the expected intervention to this child to prevent brain damage? अब जो है इस बच्चे के लिए एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन कौन सा रहेगा जो प्रिवेंट करता है ब्रेन के डैमेज को? ठीक है, आपको एडमिनिस्टर करना है एसिटोमिनोफेन, insist the child for walking, administer diazepam suppository via rectal route या फिर restrain the child's movement। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? ब्रेन डैमेज से प्रिवेंट करना है। तो देखिए एक बच्चा है जिसको फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं। तो देखिए है क्या फेब्राइल सीजर, इसके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फेब्राइल सीजर प्रॉब्लम जो है कब अकर होती है, तो 6 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक। ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को जो सीजर आता है वो स्पेशली कौन से टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन? आंसर क्या रहेगा आपका, फेब्राइल सीजर।
अब इसका रीजन क्या है आने का? रीजन है इसका टेम्परेचर, और वो भी कितना? 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मोर देन या फिर 38 डिग्री सेल्सियस अगर बच्चों का टेम्परेचर होता है तो वहां पर उनको जो सीजर आते हैं, ठीक है, तो सीजर जो है वो टॉनिक क्लोनिक भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, समझेंगे अभी हम। तो मेन जो है कोज क्या है इसका, अपना टेम्परेचर, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस हो या फिर इससे हायर हो तो इसे क्या कोज कर सकता है बच्चों में? फेब्राइल सीजर को। चलिए, तो इसके अगर ये इस प्रकार की सीजर आ रही है तो यहाँ पर कोई भी सीएनएस डिफेक्ट नहीं है अभी तक, और कोई भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट नहीं है। केवल ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? सीजर की वजह से हो रही है। तो आप क्या करो, ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे, एडमिनिस्टर करना है क्या, डायजेपाम को सपोजिटरी वाया रेक्टल रूट। ये भी क्यों देंगे? सिंपल जो सिंपल फेब्राइल सीजर है उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टाइप होते हैं। तो फर्स्ट वन जो टाइप है इसका वो है सिंपल फेब्राइल सीजर। तो देखो, सिंपल फेब्राइल सीजर के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन है, देखो डिफरेंस करने में एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे। तो ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 15 मिनट होता है। इसके बाद में नो अकरेंस इन 24 आवर्स, इस प्रकार की सीजर को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फेब्राइल सीजर। सेकंड जो टाइप है इसका वो है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। तो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में कैसे ये किस किस प्रकार का होता है? एक तो ये फोकल होता है, प्रोलॉन्ग रहता है और रिकरेंट रहता है, ठीक है। तो अब इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको मोर देन 15 मिनट का आपको देखने को मिलेगा, और ये रीअकरेंस होती है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर जो वापस से देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि वहाँ पे आपको तो बस उसको ब्रेन डैमेज से प्रिवेंट करना है, तो हो सकता है उसको कॉम्प्लेक्स वाली हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आगे वापस से रिकरेंस ना हो इसके लिए इसका ड्रग कौन सा माना जाता है? डायजेपाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायजेपाम को इंसर्ट करना है रेक्टल रूट से। चलिए, क्योंकि ड्यूरिंग सीजर तो जो अपन यहाँ पे ओरल तो कुछ दे नहीं सकते, ठीक है। आफ्टर सीजर जरूर ओरल दे सकते हो, मगर ड्यूरिंग सीजर जो है ओरली कुछ नहीं देना है, एस्पिरेट कर जाएगा। नेक्स्ट है ये फेब्राइल सीजर जो है आगे जाके 1 to 2% बच्चों में जो आगे जाके ये एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसका इंसिडेंस है कि भाई आगे जाके कितने बच्चों में ये फैल सकता है, तो 1 to 2%। उनमें भी कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए, फैमिली के अंदर कुछ प्रीवियसली कोई एपिलेप्टिक पेशेंट रहा हो इस प्रकार का। मेल फीमेल पेशेंट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी। और अगर बच्चों को एपिलेप्सी हो गई है तो अब इसके लिए आपको जो है डायग्नोसिस करने पड़ेंगे। तो क्या करोगे? लंबर पंक्चर करोगे कि भाई क्या पता वहां पे मेनिंजाइटिस तो नहीं है, और जो है आप ईईजी करवा सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर का पता लगा सको ईईजी से। नेक्स्ट और लास्ट आपका यहाँ से जो एमसीक्यू बनेगा वो बनेगा डायजेपाम से, कि डोज कितनी देंगे डायजेपाम की। तो ये डोज देते हैं 1 mg पर केजी पर डे की यहाँ पे डोज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि डायजेपाम के साथ में और आप कौन सी ड्रग दे सकते हो बच्चों को? तो आंसर क्या रहेगा? पीसीएम। ये बेस्ट प्रोफाइल एक्सिस में काम आएगा, मगर सीजर अभी आ चुके हैं तो वहां पर जो आप यहाँ पे डायजेपाम रेक्टल रूट से आपको देना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following anti-hypertensive drug can safely administer in breastfeeding lactating mother? कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसे हम सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर में? लिसिनोफ्रिल, एनालोप्रिल, लोसार्टन या फिर हाइड्रोक्लोरोथियाजेड HCZ? कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को सेफली एडमिनिस्टर किया जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैक्टेटिंग मदर में? क्या रहेगा अपना आंसर? विच ऑफ द क्लिनिकल फीचर सीन इन ए क्लाइंट विथ एडिसन डिजीज? एडिसन डिजीज के अंदर क्लाइंट में कौन से क्लिनिकल फीचर आपको दिखाई देंगे? हाइपर पिगमेंटेशन होगा, पफी फेस होगा, रैशेज ऑन स्किन होगा या फिर वेट गेन होगा? एडिसन डिजीज का क्वेश्चन है। तो एडिसन डिजीज के बारे में पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द क्लिनिकल फीचर सीन इन ए क्लाइंट विद एडिसन डिजीज हाइपर पिगमेंटेशन,
पफी फेस, रैशेज ऑन स्किन, वेट गेन। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो देखिए एक प्रकार की क्या है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है उसमें कोई डिस्टरबेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो ये क्या करती है, इसके जो हॉर्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकोइड और स्पेशली मिनरलोकॉर्टिकोइड, इन दोनों ही हॉर्मोन्स की क्या देखने को मिलती है यहाँ पे, कमी देखने को मिलती है, या फिर मैं कहूँ इनसफिशियंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो अराइज होती है इसे हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज। अब इसमें जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मिनरलोकॉर्टिकोइड्स की यहाँ पे जब कमी देखने को मिलेगी तो कुछ बॉडी के एलिमेंट्स है उनमें भी कमी देखने को मिलेगी, जहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम से भी एमसीक्यू पूछते हैं, जैसे आपको पूछा हुआ है। तो देखिए कौन कौन से साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लाइंट के अंदर क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा। अपना आंसर भी क्या रहेगा, हाइपर पिगमेंटेशन। और पफी फेस क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट में वेट लॉस देखने को मिलता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की कमी हो गई है तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होगा यहाँ पे। ठीक है, और बॉडी जो पोस्चर की जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, इस प्रकार के साइन आएंगे। तो वेट गेन नहीं होगा, रैशेज ऑन स्किन नहीं देखने को मिलेंगे, पफी फेस नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एडिसन डिजीज है, मतलब इनमें कमी है, तो आप क्या दे दो, क्लाइंट को क्या दे दो, स्टेरॉइड थेरेपी यहाँ पे स्टार्ट कर दो। जब क्लाइंट में एडिसन डिजीज होती है तो उसके लिए जो है इम्यूनिटी का वो कमी देखने को मिलती है इम्यूनिटी में, तो वहाँ पे जो है और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो नर्सिंग केयर भी हमें उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। इसके अलावा देखो एक कंडीशन और होती है जिसे हम कहते हैं एडिसन क्राइसिस। ये इससे थोड़ी सीवियर कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। और अब जहां से एमसीक्यू बनेगा कि एडिशन डिजीज में जो है कौन सा एलिमेंट की कमी देखने को मिलती है, आंसर क्या रहेगा, हाइपोनेट्रीमिया। और कौन से एलिमेंट की हाई देखने को मिलता है, तो आंसर रहेगा हाइपर कैलेमिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट है एडिशन डिजीज के अंदर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या दोगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स देना है, स्टेरॉइडल थेरेपी यहाँ पे शुरू देनी है। डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। तो ये जो एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट है, यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है कि इस टेस्ट में जो दी जाने वाली ड्रग का नाम बताइए। ये ड्रग केवल डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए बनाई गई है। ठीक है, और कौन से पेशेंट में देंगे अपन, तो एडिनोकोर्टिकल इंसफिशियंसी वाले पेशेंट में देंगे, लाइक एडिशन डिजीज कंडीशन में। कौन सा टेस्ट है, एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, और ड्रग का क्या नाम है, टेट्रा कोसाटाइड। तो ये ड्रग यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। थोड़ा भी अगर आपको यहाँ पे नाम रिमेंबर हो जाएगा तो आराम से ये ड्रग याद हो जाएगी। थोड़ा अलग हटके नाम है इसका, इसलिए कभी नहीं भूलोगे। एसिड स्टिमुलेशन टेस्ट या फिर एडिनल इंसफिशियंसी का पता लगाने के लिए उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट में कौन सी ड्रग दी जाती है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is going to hemodialysis, then after the procedure what will be the possible symptoms except। ठीक है, पॉसिबल सिम्टम्स कौन से होंगे एक को छोड़ के। ठीक है, हीमोडायलिसिस एक पर्सन करवा रहा है, तो आफ्टर द हीमोडायलिसिस कौन से पॉसिबल सिम्टम्स आएंगे एक को छोड़ के, आपको वो जो एक्सेप्ट है वो आपको पता लगाना है। तो वेट लॉस, एनीमिया, हाइपरटेंशन, या फिर इंक्रीज आर्टीरियल ऑक्सीजन।
पॉसिबल सिम्टम्स जो आने चाहिए, उनमें से ऐसा ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो आपको पॉसिबल सिम्टम्स में नहीं देखने को मिलता है और आपको एक्सेप्ट का आपको पता लगाना है। अच्छा एमसीक्यू है हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस वाले टॉपिक से एमसीक्यू जो है आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो अपने सारे के सारे टॉपिक्स है, सारे सारे एमसीक्यू जो सारे सारे एमसीक्यू लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर एम्स के एमसीक्यू है। तो टॉपिक का भी डिस्कशन हो जाता है आपके सामने और आपको पता भी लग जाता है भाई एम्स जो है लास्ट 5 सालों में कौन कौन से टॉपिक को टच कर रहा है। तो मतलब एम्स की नज़र में कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हीमोडायलिसिस वाली कंडीशन में कौन सा एक पॉसिबल सिम्टम नहीं होता है, एक्सेप्ट में पूछा आपको तो हाइपरटेंशन आपको यहाँ पे कभी नहीं देखने को मिलता है। तो एमसीक्यू बनता है कि हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, या फिर आफ्टर द प्रोसीजर मोस्ट कॉमन जो पॉसिबल सिम्टम कौन सा है। आंसर क्या है, हाइपोटेंशन। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये तो मोस्ट कॉमन है, पूछा पूछा रहता है एग्जाम में। चलिए अब इसके बाद में और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, डिमेंशिया, जहां से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। इस डिमेंशिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस डिमेंशिया। इसके बाद में डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। और क्या देखने को मिल सकता है, तो मसल्स में क्रैम्प्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब एज ए नर्स आप इसको जो है प्रिवेंट कैसे करोगे, नर्सिंग केयर क्या देनी है यहाँ पे, नर्सिंग केयर देनी है कि शॉर्ट करना है आपको क्या, फर्स्ट सेशन को। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो हीमोडायलिसिस का रहता है उसको शॉर्ट कर दो, मतलब 2 आवर्स से ज़्यादा इसको नहीं रखना है, 2 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू बनेगा वो एमसीक्यू है कि हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड फ्लो रेट आपको क्या रखनी है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में, तो 150 टू 200 ml पर मिनट की रेट से रखोगे तो हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन देखने को मिले। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस को अपन किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, और हाइपरटेंशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और क्या एमसीक्यू पूछते हैं कि भाई एंटीकोगुलेंट कौन सा मिलाते हैं, एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं हिपेरिन। और हिपेरिन से क्या एमसीक्यू बनेगा, तो देखिए, स्टॉप हिपेरिन 1 आवर बिफोर कंप्लीशन ऑफ डायलिसिस। कि डायलिसिस कंप्लीट होने के 1 घंटे पहले क्या कर दो, हिपेरिन का जो आप ट्रांसफ्यूजन चला रहे थे साथ में उसको स्टॉप कर दो। स्टॉप करने के बाद में आपको क्या देखना है, एपीटीटी का लेवल आपको जो है यहाँ पे देखना है। ठीक है, एपीटीटी का लेवल आपको असेस करना है, क्योंकि हिपेरिन में क्या करते हैं, एपीटीटी लास्ट क्लास के अंदर आप जो है समझ चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं, क्या रहते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, सब जो है हमने देखा था। इसके बाद में हीमोडायलिसिस का एक टॉपिक बचता है, वो है फिस्टुला से रिलेटेड। तो वो हम फिर कभी आगे कभी एमसीक्यू आएगा तो मैं आपको वहां पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन विच इज शोइंग इन द एक्सरे इमेज। ये आपको कौन सी एक्सरे इमेज यहाँ पे शो हो रही है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, न्यूमोथोरेक्स है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन है। तो देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम। चलिए आपके लिए थोड़ा इमेज मैंने बढ़ा दी है। अभी अपन देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, डायफ्राम के नियर
ठीक है, डायफ्राम के सराउंडिंग यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये क्या कौन सी कंडीशन है यहाँ पे? डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया है ये कंडीशन। अब देखो यहाँ से क्या एमसीक्यू बनता है, एक तो इमेज आपको पूछ ली थी पहले, ठीक है, इमेज पूछ ली, इसके बाद में एक एमसीक्यू और बनता है, फेमस एमसीक्यू बनता है कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो है कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, तो आंसर क्या रहेगा? डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ठीक है, इस हर्निया में तो एक क्लियरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को। ठीक है, एमसीक्यू पूछा भी गया है, आगे भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में और यहाँ पे क्या सुनाई देगा जब आप इसका एग्जामिनेशन करोगे, तो चेस्ट एंड वोवेल साउंड आपको सुनाई देंगे। और मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखने को मिलता है? ये लेफ्ट साइड में। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा आपको? एब्डोमेन का अपीयरेंस कैसा होगा? अपीयरेंस कैसा होगा एब्डोमेन का? आंसर क्या रहेगा? स्केपोइड। स्केपोइड अपीयरेंस बन जाएगा एब्डोमेन का, एक साइड से थोड़ा उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये कंडीशन क्या है? डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। और जो है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया को हम यहाँ पे कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया भी कहते हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक बार और। इसके अलावा देखिए इसके एक अलग और कंडीशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया। और हाइटल हर्निया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो ये क्या हो सकती है? पूछते नहीं है मगर आपको पता जरूर होना चाहिए क्या है हाइटल हर्निया। अकर्स व्हेन द upper part of the stomach bulge through the opening in the diaphragm। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइटल हर्निया। देखिए ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। फर्स्ट वन क्या है? स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। सेकंड वन इज रोलिंग हाइटल हर्निया एंड थर्ड वन इज पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। ये तीन टाइप होते हैं हाइटल हर्निया के, जो इमेज दे सकते हैं एग्जाम में और पूछा भी जा सकता है। और ये देख लीजिए कुछ अलग हर्निया के कौन कौन सी लोकेशन पे अगर हर्निया होगा उसको हम क्या नाम से जानेंगे, ये भी एमसीक्यू जो है काफी ट्रेंडिंग में रहता है। फर्स्ट वन एपिगेस्ट्रिक हर्निया। तो यहाँ पे क्या है? अब अपर एब्डोमेन एट अपर एब्डोमेन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, एब्डोमेन की मिड लाइन के पास में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्या है? अम्बिलिकल हर्निया, जहां से एमसीक्यू पूछते हैं वही वहीं से। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट इंग्वाइनल, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया था, वो क्या टेस्ट था? ट्रिपल फिंगर टेस्ट, जिसके अंदर हम इंडेक्स फिंगर को हम पोजीशन करते हैं, मिडल फिंगर को हम पोजीशन करते हैं, रिंग फिंगर को पोजीशन करके हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट है या इंग्वाइनल है या फिर फीमोरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फीमोरल हर्निया से एमसीक्यू पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए इंसिजनल हर्निया एट द प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन हो, वहां से कोई हर्निया है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिजनल हर्निया। ठीक है, तो इंग्वाइनल हर्निया में फीमोरल हर्निया में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा आपको इमेज अच्छे से आपको रिमेंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 16-year-old girl is suffering from anorexia nervosa, which one is the बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अवर? इसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा? 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, इसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा? फूड गिवन फोर्सफुली बाय ट्यूब, ट्यूब से आपको फोर्सफुली फूड देना है। चेक वेदर सी इज थ्रोइंग द फूड और इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, आपको उसको असेस करते रहना है कि वो जो है फूड को फेंक रही है या फिर वॉमिट कर रही है। और स्ट्रक्चरल थेरेपी बनानी है उसको, फूड टाइम टेबल बनाना है उसके लिए, या फिर मेंटेन हेल्दी वेट उसके लिए मेंटेन करना है। तो क्या आंसर रहना चाहिए? तो देखो यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा ये रहेगा, मैंने जो फर्स्ट एमसीक्यू आपको पढ़ाया था आज के सेशन में, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है
कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमें क्या करना है, उसके वेट को मेंटेन करना है और उसको असेस करते रहना है कि वेट बढ़ा नहीं बढ़ा। वेट कैसे बढ़ेगा? डाइट से बढ़ेगा, क्योंकि वो खाना ही अवॉइड कर रही है। तो हमें देखना है कि हम जो उसको खाना दे रहे हैं वो उसको कहीं थ्रो तो नहीं कर रही है, या फिर खाने के बाद में हमें क्या करना है, वॉमिटिंग तो नहीं कर रही है, देखना है। तो खाने के बाद में उसको 2 आवर्स तक मॉनिटर करना है उसको। ठीक है, मॉनिटर में आप ये सब चीजें देखोगे तो ये इसका रहेगा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू। A patient fall down from the height and you are the witness, and after initial assessment reveal that the victim has no pulse or breathing। आपने इनिशियल असेसमेंट कर लिया, जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सीपीआर देने से पहले असेसमेंट, वो आपने कर लिया है। विच एक्शन शुड बी टेकन नेक्स्ट आफ्टर द इमरजेंसी कॉल। उसके बाद में जो देखो पेशेंट है, अगर वो एडल्ट है तो, और अगर वो पीडियाट्रिक है उसके अकॉर्डिंग जो हम इमरजेंसी कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखो जो है विच एक्शन शुड बी टेकन नेक्स्ट आफ्टर इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल करने के बाद में जो है आपको फर्स्ट एक्शन क्या करना है, स्टार्ट करना सीपीआर को, इन्फॉर्म करना फिजिशियन को, गिव 10 to 12 ब्रीथ, देन रीअसेस करना है, या फिर गिव 12 to 20 ब्रीथ, देन रीअसेस फॉर 2 मिनट्स। तो देखो एकदम इजी एमसीक्यू है, आपने सब कुछ कर दिया है, असेसमेंट उसका हो गया है, इमरजेंसी कॉल उसकी हो गई है, उसका में आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सीपीआर करना आपको स्टार्ट करना है। सीपीआर के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, कितनी साइकिल्स होनी है, कहाँ पे कंप्रेशन करना है, कितनी डेप्थ तक करना है, और कंप्रेशन डेप्थ का रेशियो क्या रहता है एडल्ट चाइल्ड नियोनेट के अंदर। ठीक है, जो बेसिक बेसिक एमसीक्यू ड्रग्स कौन कौन की यूज में लेनी है सब मेरा पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। और ऐसा नहीं है कि आगे कभी फर्दर एमसीक्यू आएगा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर ड्रग्स से रिलेटेड आएगा तो वहां पर मैं आपको फिर से ड्रग्स बता दूंगा, मगर यहाँ पर कहीं ड्रग्स के बारे में कुछ पूछा नहीं गया आपसे, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई सेंस नहीं बनता अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी वुड बी सस्पेक्टेड इन ए पेशेंट हु हैव ओटोरिया। ओटोरिया वाली कंडीशन में कौन सी फॉलोइंग इंजरी जो है सस्पेक्टेड रहती है? एपिड्यूरल हिमेटोमा, सबड्यूरल हिमेटोमा, रेप्चर्ड ईयर ड्रम रहता है, या फिर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर की कंडीशन है वहां पे, तो ओटोरिया देखने को मिलेगा। तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के बारे में भी हमने देखा है, एपिड्यूरल हिमेटोमा, दोनों हिमेटोमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के रेप्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है अपना आंसर आपको इजीली आना चाहिए। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी वुड बी सस्पेक्टेड इन ए पेशेंट हु हैव ओटोरिया। ओटोरिया वाली कंडीशन में ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन है जिसमें ओटोरिया देखने को मिलता है, सस्पेक्टेड है? तो आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा क्या रहेगा, सीधा सा आंसर है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हो सकता है ओटोरिया के अंदर क्या हो, वहाँ पे प्रेजेंट क्या हो, सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे आपको अपीयरेंस देखना है उसका, हेलो रिंग टेस्ट करना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। What is the range of blood pressure during pregnancy with a pre-eclampsia patient? Pre-eclampsia patient में range of blood pressure की ड्यूरेशन क्या रहेगा? मोर देन 140 बाई 90 एम एम एच जी, 130 बाई 90 एम एम एच जी, या फिर 164 बाई 84 एम एम एच जी, या फिर 120 बाई 80 एम एम एच जी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है, बी यहाँ पे गलत है। तो अब ऑप्शन नंबर ए और सी में से बताइए कि प्री एक्लेम्शिया के अंदर, प्री एक्लेम्शिया पेशेंट में ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी मानी जाती है, और बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 140 बाई 90 एमओएच यहाँ पे रहना चाहिए रेंज, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। ठीक है, कभी भी इससे कम का रेंज आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ना इससे ज्यादा रेंज करना है, ये एक ऑथेंटिक रेंज है 140 बाई 90 एमओएच। What is the primary intervention to be taken after a fire incident in the hospital? हॉस्पिटल में फायर इंसिडेंट होने के बाद में आपका प्राइमरी इंटरवेंशन क्या रहेगा? रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम वार्ड,
यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर क्लोज विंडोज एंड डोर्स टू रिड्यूस वेंटिलेशन। तो देखो, जब कभी फायर से रिगार्डिंग एमसीक्यू है तो यहाँ पे दो टाइप के एमसीक्यू बनते हैं। एक बनता है आपका रेस से, सेकंड बनता है पास से। ये दो एमसीक्यू कॉमन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेस से क्या मतलब है, आर से क्या मतलब है, रेस्क्यू करना। किसका करोगे रेस्क्यू, ऑल पेशेंट का, विजिटर्स का, एम्प्लॉयज का, स्टाफ्स का, वॉलेंटियर्स का। ठीक है, इमीडिएट डेंजर से क्या करना है, रेस्क्यू करना है। ए से क्या है, अलार्म आपको इनिशिएट करना है। ठीक है, अलार्मिंग को जो यहाँ पे कंप्लीट करना है, ताकि जो है जहाँ पे लोकेशन हो वहाँ पे अलार्म करोगे तो पता लगेगा भाई हाँ जो है हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में या फिर कौन सी जगह पे जो है फायर का प्रॉब्लम हुआ है। सी का क्या मतलब होता है, कन्फाइन। ठीक है, कन्फाइन का मतलब क्या होता है कि एरिया को क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, एरिया को क्या करना है, क्लोज करना है, ताकि बाहर की जो ऑक्सीजन है उसके एनवायरमेंट में वो ना आए और ज्यादा बर्न वहाँ पे नहीं देखने को मिले। ठीक है, और ज्यादा बर्निंग यहाँ पे कम करने के लिए CO2 जो है वो ज्वलनशील नहीं होती है, ऑक्सीजन हाईली कंबस्टाइन होती है। इसलिए जो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो जितने पार्टिकल जो रूम के अंदर ऑक्सीजन के हैं वही यहाँ पे बर्न होकर रह जाएंगे और जो फायर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और ई से क्या आता है, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, एक्सटिंग्विश आपको जो किस प्रकार से करना है। इसके अलावा और क्या करना है, साथ में जो है आपको जो अगर स्मॉल फायर वगैरह हो उसको जो है पेशेंट से यहाँ पे दूर करना है, आपको टर्न ऑफ करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑफ कर देना है, ऑक्सीजन सप्लाई को ऑफ कर देना है, लाइट्स को ऑफ कर देना है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को यहाँ पे ऑफ कर देना है। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ताकि आगे फायर ना लगे। अब देखो क्या है, पास का क्या है, ये पास जो है जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसको किस प्रकार से आपको ऑपरेट करना है, कौन सी स्टेप्स होती है वो यहाँ पे पास में बताई जाती है। तो पी से क्या होता है, पी से होता है पुल द पिन। पिन को आपको सबसे पहले पुल करनी है। उसके बाद में ए से क्या होता है, एम द बेस ऑफ फायर। हमेशा जो है फायर की बेस में लगाना है, ना कि जितना ऊपर फायर का वो जो है चल रहा है उतना ऊपर आपको नहीं लगाना है। एकदम जहां से फायर स्टार्ट हो रही है वहीं पे उसी बेस में जो आपको डायरेक्टली एम करना है। अभी एम करने के बाद में आपको क्या करना है, लीवर को स्क्वीज करना है, स्क्वीज द लीवर एंड उसके LEVER। और उसके बाद में जो है क्या करना है, फाइनली एस में क्या है, स्वीप, स्वीप साइड टू साइड। तो ये कुछ सीधे सीधे एमसीक्यू जो डायरेक्ट आपको पास से भी पूछ सकते हैं और आपको रेस से भी पूछ सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर जो है क्या रहेगा, आर से रेस्क्यू। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम वार्ड। ठीक है, प्राइमरी इंटरवेंशन पूछा आपसे तो वार्ड से क्या करो, रेस्क्यू कर दो। ठीक है, तो ये अपने कुछ आज के एमसीक्यूज थे जो बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। और टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्स में पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक में से आपको वापस से रिवीजन करना है, ताकि ये टॉपिक्स में से आपको जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पाया, ठीक है, टाइम बाउंडेशंस वगैरह सब कुछ रहती है, तो आपको खुद से भी वो चीजें आपको पढ़ के जाने, क्योंकि इन टॉपिक्स में से एमसीक्यू पूछे हुए हैं तो चांसेस हैं कि इनसे जो है कुछ नए एमसीक्यू बनाए या फिर कुछ प्रीवियस एमसीक्यू पूछ लिए जाए। कुछ इजी एमसीक्यू भी बनते हैं यहाँ से, कुछ हार्ड एमसीक्यू बनते हैं। तो इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं खुद से। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी है।